चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का एक बहुत ही प्यारा सा सीरीज एक लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर के सारे एमसीक्यू, सारे फिल इन द ब्लैंक्स और सारे वन वर्ड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले के पर भी हम लोग का डिस्कशन होगा। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया यहाँ पर, और ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपका। कहा गया द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, मतलब बोला गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज अगर आपका प्लेस्ड होगा तो इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करेगा, ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। तो याद कीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसका एक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, देन F इज इक्वल टू क्या कहेंगे, Q इंटू E। आप देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था कि नहीं था? हाँ, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द मिनिमम चार्जेस, मतलब कि सबसे छोटा चार्ज क्या होगा आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा आपको टर्म पूछा गया है कि सबसे छोटा चार्ज क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही सबसे छोटा चार्ज होता है। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को चेक करूं तो मैग्नीट्यूड इसका 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है आपका। देखिए, इसमें तो 1 कूलम कह रहा है आपका, इसमें 1 माइक्रो कह रहा है, तो 1 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम कह रहा है। आप कंपेयर कीजिए ना, ये आप मैग्नीट्यूड देखिए 10 टू द पावर -19 पे चल रहा है, तो इसका मतलब है सबसे छोटा चार्ज क्या होगा आपका? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा फंडामेंटल चार्ज होता है, तो आप कहेंगे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसा होता है आपका? फंडामेंटल चार्ज होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन मिनिमम चार्ज का पूछे तब भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और फंडामेंटल चार्ज पूछे तब भी आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, आप किसका सहारा लेंगे? तो आप कहेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब एक बात बताइए, कितने कूलम का चार्ज देके रखा है आपका? 1 कूलम का चार्ज देके रखा है, तो Q की जगह कितना रख दीजिए? 1 कूलम। हाँ, अगर इधर प्लस है तो उधर भी आप क्या मानेंगे? प्लस ही कंसिडर करेंगे। n की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप n का एज इट इज रखिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो एक बात बताइए, n इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 कूलम अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। डेसिमल हटेगा, ऊपर में 10 जाएगा, कूलम से कूलम को क्या करिए यहाँ पर कैंसिल कीजिए। तो एक बात बताइए, 2 से कैंसिल कीजिए, कितने बार में? 5, 2 से 8। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.625 इंटू 10 टू द पावर -19, ऊपर जाएगा तो +19। तो 1 10 आप यहाँ से अगर खींचते हैं तो 10 टू द पावर 18, और इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल देंगे किसी भी बॉडी से तो कितने कूलम का चार्ज आएगा आपका? 1 कूलम का। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन के बेस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट r डिस्टेंस इज। देखिए, एक पॉइंट चार्ज आप कंसीडर कीजिए और इससे कितना दूरी? r डिस्टेंस पर।
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से डिपेंड करेगा उसके डिस्टेंस पे, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये आपको यहाँ पर मैथमेटिकली ड्राइव करना है। ड्राइव तो नहीं करना है आपको, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप तुरंत इसको टिक आउट कर लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज का, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में क्या रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, बस फॉर्मूला देखिए और डायरेक्ट आप क्या करिए, टिक आउट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक बॉडी है जिस पर नेगेटिव 80 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है ना, माइनस में है। अगर चार्ज अगर नेगेटिव में अगर आपका है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, बोला गया इट हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा अपने मतलब कि एक्सेस का मतलब हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके बॉडी पे होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसका नंबर बताइए, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो सिंपल सा चीज है, एक बॉडी है 80 माइक्रोकूलम का उस पर चार्ज है, वो भी निगेटिव, तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उस बॉडी पे होगा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। ध्यान रखिएगा, चार्ज और नंबर इसके बीच में जब भी क्वेश्चन हो आपका तो आप हमेशा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन पे ही डिस्कशन करेंगे। और क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ध्यान रखिएगा, अब देखिए चार्ज कितना दिया था आपका, तो -80 माइक्रोकूलम, और माइक्रो आपका स्टैंडर्ड नहीं होता है तो आप हमेशा उसको कूलम में रखते हैं, तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो चार्ज कितना है आपका, तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखिए इधर माइनस लेंगे तो उधर भी माइनस लेना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप माइनस को ही स्किप कीजिए। साथ ही साथ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये हमें पता नहीं है, तो n का n रखिए, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो एक बात बताइए, n की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, 80 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19, डेसिमल हटा, ऊपर में 10, 2 से कैंसिल कीजिए 8, 2 से कैंसिल कीजिए 5, 8 से कैंसिल कीजिए 10 टाइम्स में, तो n इज इक्वल टू 5 का 5 रखिए इंटू 10 टू द पावर, यहाँ देखिए यहाँ पर कितना पावर है आपका 1, और यहाँ कितना है -6, 1 -6 -5 हो गया आपका -5, और ये -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपका। तो एक बात बताइए, n इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आपने इतने इलेक्ट्रॉन को अगर इमिट किया तब जाकर उस बॉडी के ऊपर कितने माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा, तो 80 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E एट distance r from the center of the dipole moment p depend on r as, देखिए सबसे पहले हमें डाइपोल को थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेट कीजिएगा। डाइपोल क्या था कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों को अगर आप प्लेस करते हैं, बहुत छोटे से डिस्टेंस पे अगर आप प्लेस करते हैं, तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे। अगर इसके सेंटर पॉइंट से कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट हो तो ध्यान रखिएगा वो पॉइंट हमेशा एक्सियल पॉइंट होगा आपका। ठीक है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इसका रिलेशन इस R से कैसे होगा ये आपको बताना है। तो हम लोगों ने थ्योरी में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश किया था, और याद कीजिएगा E इज इक्वल टू 2kp अपॉन R³ था वहां पे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में कैसा रिलेशन है आपका, इनवर्स का है, तो आप कहेंगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R³।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक सरफेस है जिसका एरिया एस है और उसे प्लेस्ड किया गया है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट पैरेलल आपको प्लेस किया गया है आपका। तो बोला गया द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेसेस, मतलब उस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा। तो थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक सरफेस रखा गया है, जो सरफेस क्या है, जैसे सरफेस रखे और इसके पैरेलल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर दिया है। तो कहा गया कि अगर इस कंडीशन में अगर आप देखें तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो आपका ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा आपका। तो कहा गया कि फ्लक्स कितना होगा भाई। तो एक बात बताइए, फ्लक्स का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए, ई डॉट ए वेक्टर। तो आपको पता है कि डॉट हटता है तो क्या लगता है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, 0 फ्लक्स होगा। मतलब इससे कोई भी फील्ड लाइन आपका क्रॉस नहीं करेगा। और ध्यान रखिएगा पैरेलल रखेंगे तो वैसे भी सरफेस से आपका क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। कहा गया द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेंटिंग फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, मतलब किसी एयर से कितना आपका फ्लक्स इमिट करेगा आपका अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस किसी भी सरफेस के अंदर आप प्लेस्ड करते हैं। तो कहा गया मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है और इस सरफेस के अंदर एक पॉइंट चार्ज है Q, और ये पॉइंट चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट हो जाएगी। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स आपका इमिट करता है वो हमेशा Q अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब क्वेश्चन में देखिए उसने जो चार्ज की वैल्यू बताई है वो बताया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब Q की वैल्यू कितनी है, 1। तो एक बात बताइए, जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा आपका, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, और वैसे भी इस एग्जाम में आपका गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया है, देखिए 2 क्वेश्चन बैक टू बैक है। पहला क्वेश्चन है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, और दूसरा क्वेश्चन है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज। देखिए हम दोनों की वैल्यू को यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है आपका। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप देखेंगे तो हम लोग तो बेसिकली इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पर आप अगर डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो इसको के से भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है आपका, ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और यही आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है। अब एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। ध्यान रखिएगा, एयर या वैक्यूम। अब अगर मैं एप्सिलॉन आर की बात अगर एयर के लिए करूं, ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन आर जिस मीडियम की बात करेंगे उस मीडियम की परमिटिविटी ऊपर होगी आपकी। तो एक बात बताइए, अगर एयर की ही बात कर रहे हैं तो ऊपर में परमिटिविटी किसकी रखनी पड़ेगी, एयर की, और एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आपको तो एयर ही रहेगा, इसकी वैल्यू कैंसिल होकर कितनी हो जाती है, 1। तो ध्यान रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए हमेशा कितनी होती है, 1। अगर आप मेटल की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा अगर आप मेटल की बात करते हैं तो मेटल में तो चार्ज रखते के साथ ही चार्ज आपको ट्रांसपोर्ट करेगा, फील्ड की तो बाद में बात कीजिएगा, चार्ज ही पहले ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसकी जब चार्ज ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसकी फील्ड की परमिटिविटी तो बहुत हाई होगी, और बहुत हाई है तो उसकी वैल्यू कितनी रख देंगे आप, इन्फिनिटी रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब भी आप मेटल की बात करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी,
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आप एयर की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे आप? हमेशा 1 रखेंगे। इतनी बातें क्लियर रहेगा। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे फिल इन द ब्लैंक्स को भी देख लेते हैं। ये आपके कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि जनरली बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको। अब हम लोग यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फटाफट देखते चलते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज, मतलब चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका? तो देखिए चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो एक बात बताइए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? IT। तो एक बात बताइए करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? A और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T। तो जब भी आपका चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा कहेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 80। इतनी बातें क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट आइए। ये तो कहते हैं ना एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन है आपका। क्या कहा गया? टू लाइक चार्ज, मतलब अगर कोई एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज है ये Q1 और ये Q2, और अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो आप कहेंगे Q1 और जो Q2 है ये कैसा चार्ज है आपका? लाइक चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो जाए आपका तो आप कहेंगे ये अनलाइक चार्ज है आपका। और ध्यान रखिएगा जब भी लाइक चार्ज रहे तो आप हमेशा कहेंगे लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज क्या करेगा? ऑलवेज रिपेल करेगा। जैसे प्लस प्लस रहेगा तो रिपल्सन होगा, माइनस माइनस रहेगा रिपल्सन होगा, प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। बस इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। या नहीं तो लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल और अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि भाई साहब अनलाइक चार्ज है तो क्या होगा? तो आप पहले ही से बता दोगे कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा आपका? तो देखिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना? फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज, इसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, चार्ज की SI यूनिट कूलम, तो इसकी ओवरऑल SI यूनिट क्या होगी आपकी? न्यूटन पर कूलम होगी आपकी, ठीक है। चलिए तो जब भी आपसे पूछा जाए इसकी SI यूनिट तो आप कहेंगे न्यूटन पर कूलम होगी आपकी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? द साइज ऑफ एन आइडियल डाइपोल इज, ध्यान रखिएगा जब भी आप डाइपोल को यहाँ पर डिफाइन करते थे तो आप कहते थे कि दो अपोजिट नेचर के चार्ज को जब बहुत छोटे से डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। पर जैसे आप आइडियल डाइपोल की बात करते हैं तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस काफी कम तो छोड़िए, ये डिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, और बहुत कम डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे? जीरो। तो इसका मतलब है द साइज ऑफ एन आइडियल डाइपोल इज जीरो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका? 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है, -Q और +Q आर केप्ट एट अ सेपरेशन, मतलब कि दोनों एक सेपरेशन पे प्लेस किया गया। द डाइपोल मोमेंट विल बी, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा आपका? तो देखिए एक -Q है एक +Q है आपका, और दोनों को सेपरेट किया गया कितने डिस्टेंस से? आपका L डिस्टेंस से आपको सेपरेट किया गया यहाँ पे। तो बोला गया कि डाइपोल मोमेंट बताइए क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा हम लोग एक्चुअल में इसको कितना कंसीडर करते थे? 2a। तो डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला था आपका? P = Q × 2a। तो एक बात बताइए अगर 2a है पर यहाँ क्वेश्चन में कितना दे के रखा है आपका? L डिस्टेंस का सेपरेशन दे के रखा है, तो आप क्या कहेंगे? Q × L, और ये आपका
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और उस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा फ्रॉम, कहाँ से, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज से कहाँ आपको जाना है, पॉजिटिव चार्ज पे, और यही डायपोल का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो आपको चाहे तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो आपका ये डायरेक्शन से पूछ देगा आपको, पर पूछेगा तो जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट बोला गया द मैक्सिमम टॉर्क। भाई साहब क्या बोला गया, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। ध्यान रखिएगा, आप लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको टॉर्क का एक डेरिवेशन करवाया गया है। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, ध्यान रखिएगा। पर इस क्वेश्चन में टॉर्क का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा आपको, वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क का क्या फॉर्मूला होगा। तो भाई एक काम करिए ना, क्रॉस हटवाइए, तो क्या होगा, PE साइन थीटा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है आपकी। और ध्यान रखिएगा ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि साइन की कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे तो टॉर्क भी क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा आपका, टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू P। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, P, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम टॉर्क का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, ये आपका फिर से देखिए गॉस लॉ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में आ गया। तो इसका मतलब है कि गॉस लॉ इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के हिसाब से देखा जाए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इतने टाइम्स। अब देखिए ये तो बिल्कुल गॉस लॉ की स्टेटमेंट ही आ गई आपकी, और गॉस लॉ का स्टेटमेंट खुद कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एनी इनक्लोज्ड सरफेस। तो आप कहेंगे कि इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट विथ इन द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज रहेगा उसके 1/ε0 टाइम्स के हमेशा बराबर होगा फ्लक्स आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप क्वेश्चन देखें तो ऐसा नहीं कि 3-4 लाइन में तो बहुत टिपिकल होगा, अरे वो स्टेटमेंट से डायरेक्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंसेस में देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं कुछ बच्चों को, ठीक है ना, पर जिनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है उनके लिए बहुत इजी रहता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। बोला गया यहाँ पर कि अ मेटल स्फीयर इज चार्ज्ड पॉजिटिवली, मतलब कि एक मेटल स्फीयर है आपका और ये कैसा चार्ज्ड है आपका, पॉजिटिवली चार्ज्ड है आपका, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट से आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी बॉडी पे अगर आपका चार्ज की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन वहां से कहीं ना कहीं इमिट किया होगा आपका। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन विल इमिट। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब भी इमिट करेगा तो चार्ज का नेचर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर इसी क्वेश्चन में कहता वो कि चार्ज की वैल्यू निगेटिव है आपका, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विल एब्सॉर्ब। इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया होगा आपका, एब्सॉर्ब किया गया होगा। तो ध्यान रखिएगा 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन इमिट किया होगा। अगर बॉडी अगर आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब है बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज मेंट बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज की क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्टेटमेंट तो बिल्कुल याद रखिएगा। द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे, मस्ट बी
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज, तीन निकलेगा, तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज, अगर n निकलेगा तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होगा। और यही आपका प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन आपको यहाँ पे कहता है। ठीक है, चलिए आप इसको लेक्चर में भी देख लेना तो आपकी कॉन्सेप्ट में पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, मिनिमम चार्ज की बात की जाए या फंडामेंटल चार्ज की बात की जाए तो आप कहेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। इसी को आप क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और आप बात करते हैं कि फंडामेंटल चार्ज कितने होते हैं, तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यहाँ पे, इसलिए प्लस माइनस यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, तो आप सीधा कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए नेक्स्ट आइए, व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज। मिनिमम पॉसिबल चार्ज, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है आपका, तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। इससे छोटा चार्ज किस में होता है आपका, क्वार्क पार्टिकल में होता है आपका। और ध्यान रखिएगा क्वार्क पार्टिकल भी दो टाइप के होते हैं, एक अप क्वार्क होता है और एक आपका क्या होता है, डाउन क्वार्क। और इस पे चार्ज +2/3e और इस पे चार्ज -1/3e होता है। पर ध्यान रखिएगा हम इसे फंडामेंटल या मिनिमम चार्ज हम नहीं कहेंगे, जबकि आप देखिए वैल्यू तो कहीं ना कहीं इससे काफी कम है आपकी वैल्यू। हाँ 2/3 मतलब कि ये वैल्यू 1 से कम है, 2/3 का मतलब 1 से कम वैल्यू है। अगर 1 से कम वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, कम होगा। तो इसका मतलब है चार्ज तो कम है पर इसे फंडामेंटल या मिनिमम चार्ज हम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर सकता है, जबकि क्वार्क पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और न्यूक्लियस कभी भी आपका मूव नहीं करता है। इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो गया आपका। नेक्स्ट बोला गया कि इज 10⁻⁻25 कूलम चार्ज इज पॉसिबल, मतलब क्या इतने कूलम का चार्ज पॉसिबल है। तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन की कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन कहता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ठीक है ना। यहाँ जो n है आपका ये हमेशा कैसा होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अगर इंटीजर्स है तब तो सही है, अगर इंटीजर्स नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि इतने कूलम का चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं होता है आपका। तो देखिए चार्ज कितना दिया आपका, तो 10⁻⁻25 और n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो n की वैल्यू निकालेंगे, इंटीजर्स आ गया तो आप कहेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल है। अगर आपका फ्रैक्शन या डेसिमल आ गया आपका तो आप कह देंगे कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। 1.6 10⁻⁻19। अब एक बात बताइए, n इज इक्वल टू 10⁻⁻25 अपॉन 1.6 10⁻⁻19। डेसिमल हटाइए, ऊपर में कितना आ जाएगा 10, 2 से कैंसिल कीजिए 5, 2 से कैंसिल कीजिए 8। तो बताइए n इज इक्वल टू 5 और 8 को जब डिवाइड लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 0.625। ये वाला काम जो है ना हम लोगों ने अभी जस्ट किया था, याद कीजिएगा जब 1 कूलम का हमने कैलकुलेट किया था वहाँ भी 5/8 आया था। 10 टू द पावर ये -19 ऊपर जाएगा आपका, अगर ऊपर गया आपका तो 10 टू द पावर -25 प्लस 19। तो एक बात बताइए n इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10 टू द पावर
कितना हो जाएगा आपका -6। -6 का मतलब देख रहे हैं, मतलब 0.1 2 3 4 5 6 6 2 5 इतने इलेक्ट्रॉन। तो बताइए n तो इंटीजर्स है ही नहीं आपका। इंटीजर्स का मतलब होता है 1 2 3 4 ऐसा होता है आपका, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपका। तो आप कहेंगे हियर n इज नॉट अ इंटीजर, सो ये इंटीजर्स नहीं है, सो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ये चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब चाहे तो आप इस तरीके से, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से बता दीजिए। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है तो आप कहेंगे 10 टू द पावर -25 ये मिनिमम चार्ज से भी कम है। इसकी जो वैल्यू है मिनिमम चार्ज, जो हमारा जो मिनिमम चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, उससे भी मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि मिनिमम चार्ज 10 टू द पावर -19 कूलम का होता है आपका, और ये 10 टू द पावर -25 कूलम का है। तो वैसे भी ये आपका पॉसिबल नहीं था। अगर आपका 1 मार्क्स में आए तो आप इस तरीके से आप इसको जवाब दीजिए, अगर 2 मार्क्स में आए तो आप n की वैल्यू को डिटरमाइन कीजिए और कहिए फिर लास्ट में कि n की वैल्यू इंटीजर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं है आपका। ठीक है, चलिए बोला गया यहाँ पे राइट द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ये तो बहुत ही बेसिक है, हर बच्चे को पता होता है कि चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलम, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर, मतलब कि एक फर के साथ एक एबोनाइट रॉड को क्या किया गया है, रब किया गया है आपका। What is the ratio of magnitude of charge required by the rod and the fur? अब एक बात बताइए, अगर कोई एक रॉड हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई एक रॉड है और एक फर है, ठीक है, और दोनों को रब कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रॉड होगा वो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का प्लस चार्ज आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा दूसरा बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि चार्ज एक्वायर्ड बाय द रॉड अपॉन चार्ज एक्वायर्ड बाय द फर, इसको तो एनी और इसको भी एनी लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतना इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल, ई से ई कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1:1 होगी। तो जब भी आप रॉड को रब करेंगे या किसी भी दो ऐसे मटेरियल को रब करेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा गेन करने के लिए अवेलेबल है, तो एक बॉडी पे प्लस चार्ज, दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, और दोनों के चार्ज का रेशियो का वैल्यू हमेशा कितना होगा आपका, 1:1 होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क। कहा गया एक ग्लास रॉड को लिया गया है और उसको सिल्क के साथ रब्ड किया गया है, मतलब कि यहां पे चार्जिंग थ्रू फ्रिक्शन हो रहा है आपका, ध्यान रखिएगा। इट एक्वायर्स अ चार्ज, और उस पे चार्ज कितने कूलम का आ रहा है आपका, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -16 कूलम का आ रहा है। तो बोला गया व्हाट विल बी द चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क, तो मतलब सिल्क के द्वारा कितना चार्ज एक्वायर्ड किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रॉड का चार्ज है तो आपको पता है कि चार्ज रॉड का और चार्ज सिल्क का मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहता है आपका, सेम रहता है आपका। तो अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सिल्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3.2 10 टू द पावर -16 कूलम, ये आपका टोटल चार्ज होगा जो कि वो सिल्क पे रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अगर आप कहें तो आप यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस पे प्लस है तो इस पे आपका क्या आएगा, माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया, ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको बोला गया,
कि व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क, मतलब एक ग्लास रॉड को जब आप रब करते हैं सिल्क के साथ, तो ध्यान रखिएगा ग्लास रॉड पे आपका कौन सा चार्ज आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे कौन सा चार्ज आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। उसके बाद बोला गया इज ब्राउट नियर द फ्रीली सस्पेंडेड पिट बॉल, मतलब कि दोनों एक बॉल के पास अगर उसको लाया गया जो, और वो बॉल क्या है आपका फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब बस ऐसे ही नॉर्मली हैंग किया हुआ है आपका। द बॉल गेट अट्रैक्टेड, मतलब बॉल क्या हो गया आपका अट्रैक्ट कर रहा है आपका टुवर्ड्स द रॉड। इसका मतलब है कि अगर हम एक बॉल को यहां पर प्लेस करें और ये बॉल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आगे क्या बोल रहा है आपका कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द बॉल, मतलब उस बॉल पे क्या चार्ज का नेचर होगा। तो सिंपल सा चीज है, अगर ये पॉजिटिव है और ये बॉल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है बॉल पे कौन सा चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको रॉड और सिल्क का बात करें ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो उस कंडीशन में और अट्रैक्शन और रिपल्सन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस बॉल पर कौन सा चार्ज होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, the SI unit of epsilon naught using Coulomb's law। Coulomb's law को यूज करते हुए आप बताइए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए Coulomb's law ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन किया था और उसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए K की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट की सिर्फ वैल्यू चाहिए यहाँ पे, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट का आपका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट इधर कर लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, पहला वाला चार्ज का कूलम, दूसरे वाले चार्ज का कूलम, 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस है आपका x, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब भी आपका एप्सिलॉन नॉट की आपकी डायमेंशन फॉर्मूला पूछे या ऐसा यूनिट पूछे, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात करें। बोला गया हाउ इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी रिलेट करती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। तो ध्यान रखिएगा एक टर्म होता है यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है जिसमें आपका मीडियम की परमिटिविटी, ध्यान रखिएगा मीडियम की परमिटिविटी और एयर की या फ्री स्पेस की या वैक्यूम की परमिटिविटी से आपको रिलेट करेंगे। तो इसके लिए रिलेशन याद रखिएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपका यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रिक फोर्स F एक्ट बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक्ट कर रहा है एट सम सेपरेशन, कुछ सेपरेशन होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज हाफ, डिस्टेंस जब आप हाफ कर देंगे, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, मतलब कि उनके बीच का फोर्स कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक बात को कंसीडर करें, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपकी x है आपका। तो देखिए इस पर फोर्स आपका लगेगा, तो मान लीजिए कि फोर्स आपका F लगा, तो कितना फोर्स लगेगा, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर।
और ये फोर्स की वैल्यू आपको यहां पर दे के रखा है, एफ अमाउंट ऑफ फोर्स आपका एक्ट कर रहा है। तो बोला गया कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर दे तो जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, और डिस्टेंस अब आपका x नहीं है, अब आपका x/2 है, तो बताइए जो नया फोर्स है उसको F डैश से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से F डैश की वैल्यू क्या होगी आपकी, K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना था आपका, x/2 था, तो x/2 का स्क्वायर। तो एक बात बताइए, 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4, और वो 4 घूम के कहां जाएगा, ऊपर, तो आप कहेंगे 4k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और देखिए k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, f, तो आप कहेंगे 4f। अब इसमें क्या बार बार हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा क्या, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस की बात करें तो दो बातें होंगी, ध्यान रखिएगा। अगर वो कहता है हाफ से रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है ना, तो हाफ मतलब 1/2, तो फोर्स कितने से, तो आप कहेंगे फोर्स ये जितना भी टर्म रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 4। अगर 1/3 कहता आपका रिड्यूस करता, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, मतलब 9 टाइम्स आपका फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 1/4 होगा तो 16 टाइम्स, 1/5 होगा तो 25 टाइम्स। अगर कोई कहता है डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिए, डिस्टेंस को क्या कर दिए, ट्वाइस कर दिए, तो फोर्स 2 का पावर क्या होगा 4, तो 1/4 टाइम्स क्या होगा रिड्यूस। अगर कोई कहता है कि 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर दिया, तो फोर्स आपका 1/9 टाइम्स होगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ याद रखिएगा, क्योंकि वन वर्ड है तो इसमें आप इतना सॉल्यूशन नहीं करेंगे, पर हाँ अगर 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 1 वर्ड के लिए और ये आपका 2 मार्क्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप कहेंगे दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आउट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन विच इज मोर स्ट्रॉन्गर। मतलब कि स्ट्रॉन्गर कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए m1 m2 x कुछ भी हो सकता है, Q1 Q2 x कुछ भी हो सकता है आपका, पर ये जो फैक्टर जो आपका जो डिसाइड करेगा कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ये आपका ये कांस्टेंट टर्म आपका करेगा, ठीक है। अगर मैं g का बात करूं तो 6.67 10 टू द पावर -11, और k की बात करूं तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब एक बात बताइए, दोनों के मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कीजिए, आप कहेंगे ये वाला फोर्स हमेशा ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स हमेशा कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा वीकर फोर्स होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, बोला गया आपका यहाँ पे सम फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम। मतलब कि
सम फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है, प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में आपका प्लेस्ड है। इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्ज, हाउ इज द फोर्स अफेक्टेड। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया आपका कि सम फोर्सेस एक्ट, मतलब कुछ फोर्सेस आपका एक्ट हो रहा है बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में आपका प्लेस्ड है। कहा गया इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्ज, मतलब चार्ज के बीच में आपको प्लेस्ड कर दिया गया, हाउ इज द फोर्स अफेक्टेड, मतलब फोर्स किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो देखिए अगर दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर, तो ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन R की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 1 होती है। तो कहा जाएगा यहां पर जो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ध्यान रखिएगा कि ये जो K वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन R है, पर उसकी वैल्यू क्योंकि एयर है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1। पर अगर दो चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम को अगर आप प्लेस करेंगे और जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी है, K है, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे जो ये नया फोर्स इस पे जो एक्ट करेगा आपका वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखिएगा बगल में क्या होता है, एप्सिलॉन R, एयर रहता है तो इसलिए वो दिखता नहीं है, पर अगर मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन R की वैल्यू आपको K दे के रखा है आपका Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी इस बात को ध्यान रखिएगा वो जो K है वो ये वाला K नहीं है आपका, ठीक है ना, जो ऊपर में आपका प्लेस्ड है वो K की कुछ सर्टेन वैल्यूज है, बस वो K है आपको वहां पर दे के रखा। तो एक बात बताइए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो पुराना ही वाला फोर्स है, और जो नया फोर्स है वो आपका इस तरीके से कोरिलेट हो जाएगा आपका। तो कहेंगे जो नया फोर्स आपका एक्ट करेगा वो 1/K टाइम्स आपका पुराने वाले फोर्स से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर आप इंसर्ट करते हैं दो चार्जेस के बीच में तो आपका फोर्स की वैल्यू क्या होती है, K टाइम से डिक्रीज कर जाती है आपकी, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ट्रू फॉल्स को ट्रू फॉल्स को फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जल्दी जल्दी देखते चलिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है आपका। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए क्या था आपका, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और ध्यान रखिएगा फोर्स वेक्टर होता है तो उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होता है आपका, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है ये बात सही कह रहा है तो इसका मतलब ट्रू। चलिए नेक्स्ट, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमें भी पता है K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसमें जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप फीड करते हैं तो जैसे आप देख लीजिएगा 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी, तो 8.85 10⁻⁻12। जब सब वैल्यूज को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ही आती है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट बोला गया इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर द प्रोटॉन एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स बिटवीन गिवन बाय कूलम्स लॉ। तो कहा गया कि अगर न्यूक्लियस के अंदर की बात करें, अगर दो प्रोटॉन्स अगर आपका प्रेजेंट है, क्या दोनों फोर्स ऑफ रिपल्सन यहां पर एक्सपीरियंस करता है, तो हम कहेंगे नहीं करता है आपका, क्योंकि जब न्यूक्लियस की जब आप बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस में एक नया फोर्स होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स,
और किसी भी पार्टिकल पर या किसी भी न्यूक्लियॉन्स पे आपको हमेशा न्यूक्लियर फोर्स लगता है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब्स लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है आपका। तो अगर कोई कहता है कि न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन एक्सपीरियंस करेगा रिपल्सिव फोर्स, तो वो वैसे भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया आपका इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंस में अराउंड अ चार्ज इज प्लेस्ड ऑफ एयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज टू k टाइम्स वेयर k इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए क्या ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो इसके लिए आप क्या करें कि एक चार्ज ले लीजिए Q, और यहां पर आपको स्मॉल q आपको दे के रखा है, और इससे एक सर्टेन डिस्टेंस x पे आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq अपॉन एक्स स्क्वायर, और k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसी पॉइंट चार्ज पे अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आप अगर इंसर्ट करते हैं जो कि r डिस्टेंस या x डिस्टेंस पे ही है, तो ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन नॉट के बगल में क्या था आपका एप्सिलॉन r, जो एयर की वजह से उसकी वैल्यू कितनी हो रही थी 1, पर यहां तो अब डाइलेक्ट्रिक आ गया आपका, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो टर्म है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का है अपॉन k, और ये मीडियम का है। तो ध्यान रखिएगा, तो एयर से k टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो यहां पर आप देखिए आपको क्या बोला गया, इंक्रीज करेगा, पर वो इंक्रीज नहीं, वो क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपको बोला गया द चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि किसी भी कंडक्टर पे जब चार्ज आप देंगे तो सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा आपका, आउटर सरफेस पे आएगा आपका। और ये बात भी सही है कि क्यों आउटर सरफेस पे आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, और ये फैराडे के केज वाला एग्जांपल रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इसके अंदर Q भी कितना होगा आपका 0। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या कह रहा है आपका, सही कह रहा है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया यहां पर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर द ओपन कर्व। क्या ये ओपन कर्व है, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि आपको जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई है तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है आपका, उसी को आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर क्या होता है, टर्मिनेट, और फिर कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आता है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ये कैसा कर्व बना रहा है आपका, ओपन कर्व। कैसा कर्व बना रहा है आपका, ओपन कर्व। तो क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर द ओपन कर्व, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये कैसा है आपका, ओपन कर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंटेड एंड ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज लेस देन दैट एट द प्लेन सरफेस। तो बोला गया जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है किसी भी चार्ज का एट अ पॉइंटेड एंड, कहने का मतलब अगर एंड्स बहुत पॉइंटेड है, जैसे यहां देखिए अगर जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसके जो आखिरी वाले एंड्स है ये काफी पॉइंटेड एंड्स है आपको, अगर इस एंड्स पे अगर चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ध्यान रखिएगा, और एरिया जो होता है वो रेडियस पर डिपेंड करता है आपका। अगर कर्वेचर बहुत छोटा है तो रेडियस बहुत छोटा है, रेडियस बहुत छोटा है तो एरिया काफी
कम हो जाता है। अगर एरिया काफी कम होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज करता है। तो ध्यान रखिएगा, प्लेन सरफेस एरिया में क्या होता है, एरिया ज्यादा होता है तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो देखिएगा, इज लेस देन दैट ऑफ द प्लेन सरफेस, तो ये कह रहा है प्लेन सरफेस का ही आपका क्या होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका कम होगा, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है आपका कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉइंट सरफेस का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका रेडियस कम है, रेडियस कम है तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉइंट चार्ज का कम है एज कंपेयर टू द प्लेन सरफेस से। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि प्लेन सरफेस का ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा और पॉइंट सरफेस का आपका पॉइंट सरफेस का ज्यादा होगा और प्लेन सरफेस का आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम। तो उस हिसाब से तो ये तो गलत ही बोल रहा है आपका, बोल रहा है ना कि चार्ज्ड कंडक्टर इज लेस, वो कम होगा डेट एट द प्लेन सरफेस से। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूला। क्योंकि सबसे ज्यादा बहुत सारे बच्चों को ऐसा परेशानी होता होगा कि यूनिट क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, और वो याद करते हैं। और मैं कहता हूं पर्सनली आप याद ना करें, आप सिर्फ कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे आप समझिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है चार्ज, और इसको हमने अभी ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो ध्यान रखिएगा, चार्ज का डायमेंशन जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसके लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा। तो आप चैप्टर नंबर 3 का एक फॉर्मूला यूज कीजिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा आपका, IT। तो ध्यान रखिएगा, करंट का A हो गया आपका और टाइम का क्या होता है, T। और जिन बच्चों को डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल ही नहीं पता है वो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मास के लिए आप कैपिटल M यूज करना, लेंथ के लिए आप हमेशा L, टाइम के लिए T, और अगर करंट कहीं आ जाए आपका तो आप इसके जगह पर A, क्योंकि इसके अलावा फिर आपको कुछ आएगा नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो आने वाला नहीं है आपका। तो बस इतना चीज याद रखिएगा। तो देखिए, करंट आया तो करंट का हमने A रख दिया, और टाइम आया तो टाइम का हमने T रख दिया, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए तो यही आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका, फोर्स। और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। कितनी होती है, न्यूटन। आपका फोर्स है तो फोर्स का तो एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो मास का क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है आपका। ठीक है ना। और इसी को कंबाइंड फॉर्म में आप क्या कह देते हैं, न्यूटन। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका। तो देखिए, केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, और सेकेंड मतलब टाइम, तो टाइम का स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर लेके जाइए तो ml टी का पावर -2। और ये डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको डायमेंशन में कुछ आए ना आए पर न्यूटन का आपका जरूर डायमेंशन फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर क्या होगा आपका, कूलम होगा। न्यूटन का भी जस्ट डायमेंशन फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया था, ml टी का पावर -2, और चार्ज का भी अभी आपने किया था AT। अब बताइए क्या होगा, ml टी का पावर ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 -1 -3, और A का पावर -1। इस तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ध्यान रखिएगा, अब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बात करें तो ये चाहे तो मीडियम की बात करेंगे, नहीं तो आप किसी उस एयर की बात करेंगे। तो हम लोग एयर की बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है आपका। अगर मैं बात करूं तो एक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक बात बताइए, एप्सिलॉन नॉट को आइसोलेट कीजिए तो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 f इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक बात बताइए, चार्ज कुलम कुलम अपॉन 4 कांस्टेंट है, f फोर्स है न्यूटन, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, कुलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यूनिट जैसे निकले, डायमेंशन फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, कुलम स्क्वायर है ना, कुलम का डायमेंशन फॉर्मूला 80 स्क्वायर, न्यूटन का क्या था आपका, mL/-2, ठीक है, और मीटर स्क्वायर का क्या होगा, तो आप सबको पता है एल स्क्वायर। तो एक बात बताइए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब टी का पावर -2। तो बताइए, एम ऊपर आएगा तो एम का पावर -1, एल का पावर 3 ऊपर आएगा तो एल का पावर -3, एल का पावर -2 ऊपर आएगा तो सॉरी टी का पावर -2 ऊपर आएगा तो +2, और +2 ऑलरेडी है तो 2 2 जा 4 और ए 2। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी। ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है आपको, एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी ऐसा यूनिट और इसकी भी ऐसा यूनिट सेम होती है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये कैसा टर्म होगा आपका, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, और यूनिट भी नहीं है तो यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप डायमेंशन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। मतलब कि इसमें ना तो मास का कोई डायमेंशन है, ना लेंथ का डायमेंशन है, ना ही टाइम का डायमेंशन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट क्या है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है, इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब एक बात बताइए, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलम, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो क्या हो गया, कुलम पर मीटर आपका हो गया। तो एक बात बताइए, कुलम का क्या होता है आपका 80, मीटर का क्या होता है L। तो आपका क्या हो जाएगा AT, और L को ऊपर ले जाएगा तो L का पावर -1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला और ये इसकी SI यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा आपका, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो ध्यान रखिएगा, चार्ज का कुलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो कुलम का क्या होता है आपका 80, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा AT, और L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L का पावर -2। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपका, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको रो कहते हैं, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज की यूनिट कुलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो एक बार बताइए, कुलम का 80, मीटर क्यूब का L क्यूब। तो क्या होगा AT, L का पावर -3। हो गया कि नहीं हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसका फॉर्मूला था P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ध्यान रखिएगा, चार्ज का क्या होता है कुलम, और डिस्टेंस का क्या होता है आपका मीटर। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, कुलम मीटर। और ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर नहीं है आपका। तो एक बात बताइए, कुलम का क्या होता है 80, मीटर का L। तो क्या होगा आपका ATL,
और इस तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूला, डिफरेंट टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव का हम लोगों ने एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और साथ ही साथ हमने डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आप इस लेक्चर को पूरा देखिए। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।